सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके जो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है। इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं। और मेरे जो ये सारे वीडियोस आने वाले हैं वो सब बोर्ड्स के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। आप सभी को मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर धरती से फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी, एनिमल्स का घर खत्म हो जाएंगे, सॉइल खराब हो जाएगी और फूड प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है ह्यूमंस नेचर से अलग नहीं है, हम इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ देखो, इस आर्ट पे, इस आर्ट का जो पिक्चर है यहाँ पर देखो। आर्ट के अराउंड फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स सब कुछ है। ठीक है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी कनेक्शन को इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इस अर्थ पे जो कनेक्टेड है, इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। ह्यूमंस आर ओनली ए पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड डिपेंड ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम नेचर का ओनर नहीं है। ठीक है, हम ओनर नहीं है, हम नेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर इधर आप एक फ्लो चार्ट देखो। इस फ्लो चार्ट में दिया गया है कि फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। फिर वही ऑक्सीजन हम ह्यूमंस यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर जो एनसीईआरटी में बोला गया था कि ह्यूमंस इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है, मतलब हम नेचर का मालिक नहीं है, हम नेचर पे डिपेंड करते हैं। वही चीज यहाँ पर फ्लो चार्ट में समझाया गया है। जैसे फॉरेस्ट में से ऑक्सीजन मिलता है और उसी ऑक्सीजन पे ही ह्यूमंस डिपेंडेंट है, जी रहा है। ठीक है, दूसरा है सॉइल। सॉइल पे क्या होता है? क्रॉप्स। फिर वही क्रॉप्स जब हम फूड के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर भी हम डिपेंडेंट हैं। रिवर्स और वाटर रिसोर्स जो भी कह लो, वहां से क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है, और पानी के बिना तो जीवन अधूरा है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए तो ऑक्सीजन कम होगी, सॉइल इनफर्टाइल होगी और फूड प्रोडक्शन सफर करेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर पिक्चर पे दिखाया गया है। ठीक है, if forest disappear, oxygen decreases, soil becomes infertile and food production will suffer। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको ही बोलेंगे कि इकोलॉजिकल सिस्टम है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के फेमस कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ना। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब है द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, दूसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम, ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट। जो भी अर्थ के आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। इंटरडिपेंडेंस मतलब ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर कनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे पेड़ हम हमें ऑक्सीजन देता है और हम उस पर डिपेंडेंट है, वैसे ही पेड़ भी हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, मतलब नेचर भी ह्यूमंस पर ही डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है हम लोग। चौथा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज।
Forests provide many resources essential for life and livelihoods. फॉरेस्ट क्या करता है, हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो कि एसेंशियल है अपने लाइफ के लिए और लाइवलीहुड्स के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती है लेप्चा ट्राइब का, वो एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेप्चा लोग सिक्किम में रहते हैं, उनके फ्लोक सॉन्ग्स नेचर को प्रेस करते हैं। ठीक है, वो मतलब माउंटेन्स पे रहते हैं और सिक्किम में रहने वाले हैं। वो क्या करते हैं, उनके जो फ्लोक सॉन्ग्स है वो नेचर को प्रेस करते हैं, मतलब वो नेचर को वर्शिप करते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट और बर्ड्स को सैक्रेड माना जाता है। ठीक है, ह्यूमन और नेचर हार्मोनी। एनसीईआरटी ये बताना चाहती है कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज नेचर के साथ हार्मोनी में रहते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ फॉलो की जाए कि हम नेचर को ही पूजने लगे, नेचर को ही वर्शिप करने लगे, तब क्या होगा, तब हमारा नेचर बच जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ को जब हम पूजने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको नहीं काटेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये नेचर है वो बच जाएगा। जैसे कि एक फ्लो चार्ट दिया गया है, देख नेचर से क्या होता है, कल्चर, फिर कल्चर से कंजर्वेशन, ये बात। ठीक है, क्या है ये, नेचर से कल्चर बनता है और जब कल्चर नेचर को रेस्पेक्ट करता है तो कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली होता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि नेचर को जब हम पूछने लगते हैं अपने ट्रेडिशंस और बिलीफ्स के साथ, तब ऑटोमेटिकली वो नेचर कंजर्व हो जाता है। हम उसको काटते नहीं हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वी रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। वो लोग नेचर को वर्शिप करते हैं, ह्यूमन और नेचर के बीच हार्मोनी बना रहता है, फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो नेचर को हार्म नहीं करते। और अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेप्चा सॉन्ग्स शो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, जो लेप्चा सॉन्ग्स है उसमें हमें क्या मिलता है देखने को, हमें ये देखने को मिलता है कि रिलेशनशिप ह्यूमंस और नेचर के बीच में बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज है। वो हमें कहाँ मिलता है, लेप्चा सॉन्ग्स में। ठीक है, ये सॉन्ग्स क्यों मैटर करती है, दे रिमाइंड अस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर। ये हमें याद दिलाती है कि हमें भी हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नेचर की तरफ। फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस पैदा करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड होता है, कल्चरल आइडेंटिटी बनता है। ठीक है, और हमें इंस्पायर करता है फॉरेस्ट को और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई, व्हेन वी प्रोटेक्ट नेचर वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। मतलब जब भी हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब नेचर रहेगा तभी तो हम रहेंगे ना। नेक्स्ट फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। देख डेफिनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका सिंपल लैंग्वेज है, अर्थ पर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, अर्थ पर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी वैरायटी है अर्थ पर, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उन सब वैरायटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है कंपोनेंट्स। क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी में, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम टीनी हर्ब्स टू लार्ज प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी एंड फंगी। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े पेड़ तक सबको हम बोलते हैं फ्लोरा। फिर फौना क्या है, एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, जो पानी में, जमीन पे जहां भी रहते हैं ना, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स को हम बोलते हैं क्या, फौना।
फिर तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये एक छोटी से छोटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो माइक्रोस्कोपिक भी बोला जाता है क्योंकि इनको बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं पाएंगे, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है इससे हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, मतलब नेचर का बैलेंस मेंटेन होता है। दूसरा होता है फूड चेन, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब बायोडाइवर्सिटी बना रहता है तब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। तीसरा है ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन कैसे सर्वाइव करेगा? जब वो रहेगा तभी तो फूड, मेडिसिन, ऑक्सीजन सब बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं माइंड मैप दिया गया है इधर। क्या दिया गया है? प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अच्छा गाइस, बीच में एक बात बोलता हूँ कि जितने भी माइंड मैप्स दिए गए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के वक्त आपको सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। आपको रिवाइज करने के लिए बस हमेशा छोटे छोटे नोट्स क्रिएट करो। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको साइड में एक पेपर लो या फिर कोई भी कॉपी ले लो, पेन ले लो, उसको छोटे छोटे पॉइंट से लिखते जाओ। ऐसा नहीं कि इसका डेफिनेशन ये है वो है, ऐसा नहीं। लाइक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में, ताकि तुम इसको जब भी देखो तुम्हें पूरा लाइंस याद आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस कैसे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। जैसे एनिमल्स हेल्प करता है सीड डिस्पर्सल के लिए, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स और ट्रीज इन एनिमल्स को शेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताना चाहता हूँ वो है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। फिर आते हैं हमारा चौथा टॉपिक, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई कंजर्वेशन? इट इज बिकॉज वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन, एनिमल्स की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली कम हो रही है। ठीक है, जो एनिमल्स है उसका पॉपुलेशन वो धीरे धीरे घट रहा है, इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर है डिफोरेस्टेशन, लार्ज स्केल में ट्रीज कटिंग हो रही। फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एक हो गई ये। दूसरा और तीसरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या मिलेगा इससे ये भी जान लेते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट वाटर साइकिल मेंटेन करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्या करता है? वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। फिर होता है एयर कंजर्वेशन, ट्रीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। और फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मतलब रेयर जो स्पीशीज है उस स्पीशीज को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इन सब चीज का बेनिफिट हमें मिलता है अगर हम इसको कंजर्व करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको शांति से और अच्छे से यूज करना, पूरा का पूरा खत्म कर देना नहीं है। ठीक है, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए गए इमेजेस के थ्रू। जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। डिफॉरेस्ट है, पेड़ को काटना उसको बंद करना चाहिए। और जो रिसोर्सेस है उसको वाइजली यूज करना चाहिए। फिर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट अस वर्क टुगेदर टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर ए ग्रीन, हेल्दी एंड पीसफुल इंडिया। ये हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर गांधी जी का
एक इंपॉर्टेंट कोट है, द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। एक देश का, एक नेशन का मोरल प्रोग्रेस तभी जज किया जा सकता है जब उसके एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और किस वे से ट्रीट किया जाता है उसको देख के हम जज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा बॉक्स दिया गया था, उसको बाय मिस्टेकली पीछे छोड़ के आ गया, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर विलेज फॉरेस्ट एंड कंजर्व फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, उधर का जो भी एरिया में जो फॉरेस्ट होगा, उस एरिया का जो विलेज का लोग है वही उसको प्रोटेक्ट करते हैं, खुद से उसको कंजर्व करते हैं और सस्टेनेबल यूज के लिए काम आते हैं। ठीक है, फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरिया सेट असाइड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट फॉर डिस्टर्बेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एनिमल्स का हंट करना, मार डालना, ठीक है, उन सब चीजों को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही बनाया गया है। फिर है टाइगर रिजर्व, ये भी एक इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया बोल सकते हैं, जहाँ पर स्पेशली टाइगर को कंजर्व किया जाता है हमारे पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए। ठीक है, इसको भी पढ़ना होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, क्या है ये, गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हंटिंग को बैन करता है, एनिमल्स का हंटिंग इलीगल बना दिया। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, एनिमल के नेचुरल होम्स को प्रोटेक्ट किया, कंजर्व एनिमल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर है रेस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब एनिमल्स प्रोडक्ट का इलीगल ट्रेड करना रोक दिया गया। ठीक है, फिर चौथा है सेफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे रेयरेस्ट जो एनिमल्स है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, ताकि वो उसको हम बचा सकें। फिर आते हैं एक फ्लो चार्ट में, यहाँ पर क्या दिया गया है, थ्रेट, फिर लॉ, फिर प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है, जब इन चीजों का, जैसे एनिमल का हंटिंग करना, पेड़ पौधे को काट लेना, इलीगल ट्रेड करना, इन चीजों का जो थ्रेट मिला और ये बढ़ने लगा, तब क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट ने न्यू लॉ बनाए। ठीक है, और उससे क्या हुआ, प्रोटेक्शन मिला वाइल्ड लाइफ को, और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या मिला, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिला, फिर एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिला, और सस्टेनेबल यूज शुरू हुआ। ठीक है, और वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट को क्यों लाया गया, ताकि ये सब हंटिंग, पोचिंग और डिफोरेस्टेशन चीजें, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये सब बंद करने के लिए। क्या क्या की प्रोविजंस लाया गया, इसको देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कंजर्व रिजर्व। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया। शेड्यूल 1 to 6 क्लासिफाई एनिमल बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इस लॉ के अंदर शेड्यूल 1 to 5, ठीक है, इसमें क्लासिफाई किया गया है कि एनिमल किस लेवल के प्रोटेक्शन पर बेस्ड करता है, कौन सा एनिमल्स। इसमें प्रोहिबिटेड किया गया हंटिंग, कैप्चरिंग, ठीक है, और फिर प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ द एक्ट। जो भी इस रूल को तोड़ेगा उसको वायलेशन के लिए पेनल्टीज भी भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसका क्या है, 1970s तक टाइगर का पॉपुलेशन डेंजरसली लो हो गई थी। रीजन क्या था, पोचिंग, मतलब इलीगल उसको मारना। ठीक है, कितने तक, 1970s तक इलीगल हंटिंग के लिए, फिर इलीगल ट्रेड के लिए, हैबिटेट लॉस के लिए और ह्यूमन प्रेशर के लिए। रीजंस क्या था, रीजंस क्या था, यहाँ पर देखो, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ टाइगर्स। कैसे ये डिक्लाइन हुआ, इलीगल हंटिंग के लिए, जिसको इसका स्किन, बोन्स को और अदर बॉडी पार्ट्स को बेच देते थे। फिर इलीगल ट्रेड होता था, ठीक है, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट पर बेचा जाता था। हैबिटेट लॉस, मतलब डिफोरेस्टेशन होता था, एग्रीकल्चर एक्सपांशन, माइनिंग के लिए, ठीक है, और ह्यूमन प्रेशर,
ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा था, ओवर ग्रेजिंग भी हो रहा था, ठीक है? ये सब चीज़ें। यहाँ पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कैसे काम करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये लॉन्च कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड देयर इकोसिस्टम, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि टाइगर प्रोटेक्शन करेंगे, फिर क्या होगा? फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा, फिर बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन, ठीक है। इससे बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन हो। जब टाइगर बचेगा तो फॉरेस्ट बचेगा, फॉरेस्ट बचेगा तो बायोडाइवर्सिटी बचेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, यही इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करता है? ये स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन देता है इलीगल एक्टिविटीज से, हैबिटेट मैनेजमेंट करता है, कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा, फॉरेस्टर्स के द्वारा, और मॉनिटरिंग किया जाता है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोकल को इन्वॉल्व करना इस मिशन पे, ठीक है, ताकि हमारा जो टाइगर है उसको हम कंजर्व कर सकें। मेजर अचीवमेंट्स क्या है? 1970 73 तक टाइगर का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ चुका था, और सेवरल टाइगर रिजर्व हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया, हेल्प इन कंजर्विंग फॉरेस्ट, promotes ecotourism and local livelihoods, ठीक है। ये देखो चीन, टाइगर को प्रोटेक्शन देंगे, फिर फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा, फिर पूरा बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो हमारे इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक होगा। वो है व्हाई टाइगर प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, नॉट ओनली टू सेव टाइगर्स बट टू प्रिवेंट बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। इजी मीनिंग, प्रोजेक्ट टाइगर का गोल सिर्फ टाइगर बचाना नहीं था, टाइगर के साथ पूरा इकोसिस्टम बचाना था। टाइगर एज अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। टाइगर को अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है अम्ब्रेला स्पीशीज का मतलब? अगर टाइगर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करोगे तो उस फॉरेस्ट में रहने वाली हजारों स्पीशीज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं, टाइगर को इसीलिए बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज, ठीक है। मतलब जैसे छतरी के नीचे हम बारिश से बच जाते हैं, वैसे ये टाइगर एक फॉरेस्ट में छतरी के जैसा काम करता है। जब उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर स्पीशीज प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं द चेन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। टाइगर से टाइगर सरवाइव करने के लिए हेल्दी फॉरेस्ट चाहिए टाइगर, ठीक है। हेल्दी फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सरवाइव करती है, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है फ्लो चार्ट, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या कहा गया कि टाइगर सरवाइव करने के लिए एक हेल्दी फॉरेस्ट होना चाहिए, एक हेल्दी फॉरेस्ट होना चाहिए। फिर हेल्दी फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है, ठीक है। हेल्दी फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है, और उसी से वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। इसका कुछ इंपॉर्टेंस देख लो। पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोमोट इकोटूरिज्म एंड अवेयरनेस, एंश्योर्स सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। फ्लो ऑफ कंजर्वेशन, टाइगर को प्रोटेक्ट करो उससे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होगा, फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलेगी, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट यहाँ पर भी दिया गया है। कुछ कीवर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इसको जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर का इस पार्ट को कंप्लीट में डिटेल में समझा। आज हमने जाना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या जरूरी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी हमें सिखाती है वो ये है कि हम नेचर से अलग नहीं है, हम भी इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अगर फॉरेस्ट बचेगा तो वाइल्ड लाइफ बचेगी, है ना। इसीलिए चैप्टर को फैक्ट की तरह मत याद करो, बल्कि एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को
लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।